राना सनाउल्लाह साहब, ये जो मामला इब्राहिम अकॉर्ड्स का है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखें, इसमें पार्टी की या गवर्नमेंट की तो इसमें कोई राय इस तरह से नहीं हो सकती कि ये इशू जो है उस लेवल पे ना अभी दरपेश हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई जो है वो डिस्कशन हुई है। मेरे दोनों मोहतरम भाइयों ने जिस तरह से इनफरादी तौर पे अपनी राय दी है, तो इस तरह से मैं भी जो है वो इसके ऊपर अपनी राय जो है वो दे सकता हूँ। और मेरा इस सिलसिले में मेरी ज़ाती सोच ये है कि वो जिस तरह से कहते हैं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, ये नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन में बहुत खून बहा है, वहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है, वहाँ पे तमाम मुसलमान मुल्कों को बिलखसूस और पूरी दुनिया को बिलअमूम जो है वहाँ पे अमन कायम होना चाहिए। वहाँ पे ये जो रोज़ खून बहता है ये बंद होना चाहिए। और इस मकसद के लिए अगर वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई मुआहदा होता है, अब्राहम मुआहदा या जो भी कुव्वतें वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बाकी तो सारे लोग जो है वो सफारती और बयानात की हद तक ही जो है वो मदद कर रहे हैं ना। जो लोग वहाँ पे बराह रास्त जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके दरमियान अगर कोई मुआहदा होता है और अगर उन अरब ममालिक को जो फ़लस्तीन में जो नुमाइंदा फ़लस्तीनी अवाम की और फ़लस्तीन की नुमाइंदा जो तंजीम है वहाँ पे, उसे अगर वो चीज़ काबिल कबूल होती है और जो 7 अरब ममालिक हैं, जो 7 जिनके बॉर्डर्स मुश्तरक हैं, जो बराह रास्त मुलव्वस भी हैं, मुतासर भी हैं, वो उसके ऊपर मुतफ़िक़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और सऊदी अरब को और टर्की को और उसके साथ अगर ईरान को भी शामिल कर लिया जाए, ये बड़े ममालिक हैं, मलेशिया है, तो इनको मुश्तरका तौर पे जो है वो कोई फ़ैसला करना चाहिए और पाकिस्तान को जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जाना चाहिए। अगर सऊदी अरब और टर्की और ईरान कोई फ़ैसला करते हैं और जो अरब ममालिक इस मामले में बराह रास्त वहाँ पे जो है वो मुतासर है, वो को फ़ैसला करते हैं, तो पाकिस्तान को उस फ़ैसले के साथ जाना चाहिए। अगर सऊदी अरब और ईरान तो बड़ा ही मुश्किल है कि सारे मिलके तो इसराइल को साथ कह रहे हैं, आप ईरान भी तस्लीम कर ले। सऊदी अरब की पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है काफ़ी हद तक ईरान से, ईरान एक और पोजीशन लेगा। सऊदी अरब माने और ईरान ना माने तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को कंसेंसस की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तुर्की का इसमें बड़ा जो है वो अहम रोल होगा। तैयब अर्दगान एक बहुत सीनियर और बड़े जो बाअसर मुसलमान रहनुमा हैं, और ईरान की भी पोजीशन जो है वो अब जो आज से कोई 1 महीना पहले थी वो नहीं रहेगी। ईरान को भी अब ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान उसका कैसा दोस्त है और इंडिया के साथ जो है वो उसके जो है वो तल्लुकात की नोयत जो है वो क्या होना चाहिए। और सऊदी अरब ने जो है वो ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो उसने क्या किरदार अदा किया है और इंडिया ने जो है वो क्या किरदार अदा किया है। तो इसलिए ईरान की भी अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, ईरान का भी अब मफाद इसी में है कि वो सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना कंसेंसस और इनके साथ रह के आगे बढ़े। मुस्लिम वर्ल्ड में मैं समझता हूँ कि लीडिंग रोल जो है इन 3-4 बड़े ममालिक को जो है वो अब अदा करना चाहिए। इसकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। उमैर न्याज़ी साहब, जो ईरानियन साइड है इसराइल को तस्लीम कर ले, ये मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। सऊदी अरब के ऊपर दबाव आएगा और पाकिस्तान पे आएगा। टर्की के मामला पहले डिफरेंट नोयत के हैं, वो तो काफ़ी हद तक आपस में इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, इंगेज भी कर रहे हैं। इन 2 ममालिक का फ़ैसला और एक तरफ ईरान खड़ा होगा। आई थिंक इंडोनेशिया है शायद बड़े ममालिक में जो अभी तक बाहर है। तो
क्या पोजीशन पाकिस्तान को लेनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो डे वन से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस चीज़ के प्रोपोनेंट थे कि टू स्टेट सोल्यूशन अगर हो जाता है, कंडीशनल ही होगा, ओपन नहीं होगा, ये कंडीशंस आ रही हैं उसमें। मेन उसमें स्टेक होल्डर तो फ़लस्तीन की खुद रियासत है। अगर फ़लस्तीन की रियासत मानती उसके है भी तो दो हिस्से हैं, अल फतह और हमास। तो वो देखें, अगर जब वो ही मेन स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं है और बाहर वाले जो है ना उस जुल्म और जबर को ओवरलुक कर दें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पूरी मुस्लिम उम्मा पे एक सवालिया निशान बनेगा। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें जो है ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हट के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हट के हमें एज एन उम्मा सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो हमारी कुरानिक ट्रेडिशन और बाकी मामलात हैं सब कुछ जुड़े हुए हैं इसराइल की क्रिएशन के साथ। तो वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस्लामी तालीमात या कुरान की या हदीस की रोशनी में जाएंगे तो उसमें तो जो एंड है वो ज्यूज़ का, वो किसी और तरीके से, तो उसमें तो आपको उनसे प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ाना चाहिए, फासले पर रहना चाहिए। 100%। तो इन्हीं चीज़ों को देख के हमें सारियों को फैसला करना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल मैं पहले आपसे पूछ लूँ, फिर राना साहब से पूछूँ। मैं अक्सर का सोचता हूँ कि आपकी ये स्टैंडिंग कमेटीज़ किस काम के लिए होती हैं? आप इन कैमरा उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों नहीं करते? आप अभी अरशद मलिक साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, अरशद मलिक साहब को बुलाइए। वहाँ डिफेंस के जो सर्विंग सीनियर लोग हैं, जो स्ट्रेटजी वगैरह पे, वॉर गेमिंग पे काम करते हैं, उनको भी बुलाइए। पॉलिटिकल लीडर्स, पार्लियामेंट्री हेड्स बैठे, बंद कमरा में, जर्नलिस्टों को भी आने दें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, कम अप विद समथिंग, कुछ आइडियाज़ लेकर आगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। खाली डिफेंस ही क्यों, देखें बहुत सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में, जैसे हम पहले इसमें बात कर रहे थे, देखें बहुत सारे एंगल्स हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान उस तरह से नहीं परसू कर रही जिस तरह से करना चाहिए। जैसा मैं खुद समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि बांग्लादेश में हमें बहुत एक खूबसूरत ओपनिंग मिली, मगर हमने साल एक से उस पर नहीं काम किया। अगर हम बांग्लादेश से उस लेवल की इंगेजमेंट बना लें जो आज हमारी सऊदी अरेबिया या तुर्की के साथ है, तो मैं समझता हूँ हम इंडिया का प्रेशर आधे से ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर देते हैं खाली उस एंगेजमेंट से, मगर हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं। बांग्लादेश को तो हमें गले से लगा के रखना चाहिए। 100%। वहाँ पे हसीना वाजद ने वो जो नफरत फैलाई थी, वो अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छूटी है। देखिए, तो हमारे भाई हैं, उन्हें इम्ब्रेस करना चाहिए विद ओपन आर्म्स। बिल्कुल। और आज इस स्टेज पे चले गए हैं कि वो झंडा तब्दील करने तक की बात, क्रेसेंट को दोबारा लाने की बातें हो रही है। तो जब इस तरह की हो रही है तो क्यों नहीं हमारा पार्लिमानी डेलीगेशन उधर जाता, क्यों नहीं हमारे स्टूडेंट्स के वफूद उधर जाते। का विजिट ड्यू था, पोस्टपोन हो गया। हम अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए कोटा रखें, इसी तरह हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएँ और स्टूडेंट एक्सचेंज भी करें, कल्चरल एक्सचेंज करें, उनको एम्ब्रेस करें, हर मैदान में उनको एम्ब्रेस करें। ये करना चाहिए। मैं फुली आपको इस पर इंडोर्स करता हूँ। राना साहब, एक स्टैंडिंग कमेटी का सवाल हो रहा है, तो स्टैंडिंग कमेटीज़ में मैं तो पाकिस्तान में जो 2-3 बड़ी पार्टियां गिनूंगा तो उसमें नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, इन तीनों को सर फहरिस्त रखूंगा। आपकी पार्लिमान से तो पीटीआई फिर है ही नहीं है, तो इनका तो अब रोल फिर नहीं होगा। वो बाकी रह के भी आप ले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके? नहीं, देखें, पार्लियामेंट में जो है वो एक तरफ हिस्ब इक़्तिदार होती है और दूसरी तरफ हिस्ब इख्तलाफ होती है। पार्टियां दोनों अतराफ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक से ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं। और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं उनमें जो है वो पार्टियों की बुनियाद पे नहीं, हिस्ब इख्तलाफ की और हिस्ब इक़्तिदार की स्ट्रेंथ की बुनियाद पर पीटीआई है कहाँ पर अब? होती है। पीटीआई कहाँ पर है सर अब? देखें, तो ये तो खैर इनका अपना मामला है ना। मैंने तो नहीं इनको कहा था, या हमारी तरफ से ये सजेशन तो नहीं थी कि ये बयान हल्फी दे के इलेक्शन कमीशन में एक ऐसी जमात में दाखिल हो जाएं, शामिल हो जाएं जिसका ना पार्लियामेंट में कोई वजूद है, ना जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना जिसका कोई वहाँ पे काजी फायज ईसा की क्रिएशन है ये मॉडल। और काजी फायज ईसा तारीख में इस काम की वजह से याद रखे जाएंगे। उनके वालिद बड़े आदमी थे, लेकिन काजी साहब जो कुछ करके गए तारीख में याद रखे जाएंगे। नहीं, तो मलिक साहब काजी फायज ईसा ने इनसे बयान हल्फी जो है वो जमा करवाए थे कि हम सुन्नी। काजी फायज ईसा ने बल्ले के निशान का फैसला किया था सर। 26वीं तरमीम के लिए भी उन्होंने 63A का फैसला किया था। बड़े याद रखे जाएंगे सर ना। काजी पूरा चैप्टर लिखा जाएगा काजी फायज ईसा के रोल के ऊपर। का फैसला किया था। नहीं, मलिक साहब, काजी फैज ईसा ने जब निशान का फैसला किया था तो क्या उसने कहा था कि जो कानून है उसके मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपने इलेक्शन करवाने हैं, जो आपने अकाउंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो ना दें? ये सियासी जमातें जो है वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं सर, क्यों नहीं अपने आप को इलेक्शन रूल्स कोई डिफेंस नहीं है काजी साहब के लिए, जो है वो कोई डिफेंस नहीं है काजी साहब के लिए सर, अपना पूरा रखती है। नहीं, ये इंजीनियर किया गया मॉडल है, उनका जो ये काबिल तारीफ नहीं है, इंजीनियर किया गया इस पूरे मॉडल को। सर एक बता दें है ना मलिक साहब, अगर एक चीज जो है असेंबली का क्या बनेगा राना साहब? तो
तो मैं भले वो कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, वो मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन मामला ये है कि वो सर आपसे शेर का निशान सेनेट में जब छीना गया था, वो कानून के मुताबिक था या कानून के खिलाफ था? मौजूद है क्या जी? सर जब आपसे शेर का निशान सेनेट से छीना गया था, वो कानून के मुताबिक था या कानून के खिलाफ था? वो हमारा मौक़िफ़ है कि वो कानून के मुताबिक नहीं था, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो हुआ ना। सर ये बताएं केपी असम्बली का क्या बनेगा? सर केपी असम्बली का क्या बनेगा? तमाम सेनेटर जो है वो आज़ाद कर दिए गए थे, उन्होंने आज़ाद कर सेनेटर। सर इनके साथ भी तो यही हुआ है सर, सेनेट में हिस्सा लिया था। सर ये भी तो इनके साथ भी तो यही हुआ है। ये बताएं अब केपी असम्बली का क्या बनेगा, बचेगी कि जाएगी? पीटीआई का नहीं, सुन लेना, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है वो दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उसमें जो वजूहात बयान की गई हैं वो दुरुस्त है। इलेक्शन वाकई इन्होंने नहीं करवाया था। सर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता राना साहब, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गलत है, उसने पूरे पाकिस्तान आपको राय रखने का हक हासिल है, लेकिन जिस तरह से आपको राय रखने का हक हासिल है, मुझे भी ये हक दें कि मैं भी अपनी राय का इजहार कर सकूं। सर जल्दी में एक बता दें, केपी असम्बली बचेगी कि जाएगी, या पीटीआई की हुकूमत वहाँ गंडापुर साहब की बचेगी कि जाएगी? देखें जी, हमारी तरफ से तो इनको कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई को या केपीके की सूबाई हुकूमत को जो है वो अपने आप से ही ख़तरा है। ख़ुद अगर वो असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कर सकते हैं, और ख़ुद अगर पीटीआई का ये इरादा है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को फ़ारिग करना है, तो ये उनका फ़ैसला होगा। हमारी तरफ से वहाँ पे कोई ऐसी मूव नहीं है, ना ही कोई इस किस्म की बात जो है वो अंडर डिस्कशन है। उमैर न्याज़ी साहब, ये खबर चल रही है कि गंडापुर साहब जो है ना वो आखिरी सांसों पे है, कुछ ऐसा है मूव कि उनके बंदे फिर तोड़? आज केपीके के तमाम एमपीएस मौजूद थे, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, और मेरे ख्याल से एक अच्छा अली अमीन का पावर शो भी था, और प्लस जो एक यूनिटी की पावर शो की बात जाने ने, सेनेट में लंच एक तरफ कर रहे थे, सेनेट इलेक्शन में वोट 14 बंदे जाके नून लीग के दूसरी तरफ कर रहे थे, आपके साथ। मगर बात है उन्होंने अली अमीन को नहीं वोट देना, उन्होंने देना है इमरान खान को, और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे जीत के आए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा ब्लंडर करेगा कि इमरान खान की लाइन को। तो आपकी हुकूमत बची रहेगी? हुकूमत देखें, एक बचने का एक अलग सवाल है। बात कमाल की असम्बली नहीं, पूरी असम्बली इंडिपेंडेंट होगी आपकी। कितने मेंबर्स हैं आपके? 92 और 92 इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। क्या मजाक का खेल सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट को शाबाशी देनी चाहिए सर ऐसे फैसले। और देखें मसला हमारा नहीं है, देखें तहरीक इंसाफ मुश्किल वक्त गुजार रही है, गुजार लेगी। बात है ये ही स्पेस पीपल्स पार्टी की भी कम हो रही है, PMLN की भी। हमने तो 3 साल गुजार लिए, मैक्सिमम और कितना मुश्किल होगा, 1.5 साल और होगा। मगर ये जब सर्कल रिवर्स होगा तो प्रॉब्लम्स जो ये कांटे हमारे लिए बिछाए गए हैं ये इनको चुभेंगे। राना साहब, ये जमहूरियत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो कुछ हुआ, या जमहूरियत के लिए बुरी खबर है? नहीं, जमहूरियत के लिए जो है वो बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लोग जमहूरियत में होते हुए, जमहूरी सियासत में होते हुए, पार्लिमानी डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हुए जो है वो सियासत करने से इनकारी हैं। वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना वो किसी को बैठाने को तैयार है, ना वो किसी के साथ डायलॉग करने को तैयार है। और जमहूरियत जो है वो तो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से तो नहीं आगे बढ़ती। तो जिन लोगों ने 2011 के जलसे से जब से उनको कोई अहमियत मिली है, आज 2025-14 साल हो गए हैं, जिन लोगों ने डेडलॉक के ज़रिए से जमहूरियत को चलाने की कोशिश की है, तो ये ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, और डेडलॉक से तो जमहूरियत नहीं चलती।